प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास कनाडा, अल्बर्टा प्रांत, कैलगरी। बेसिकली ये वहीं रहते हैं और वहीं से इन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मकर लग्न की कुंडली है और चंद्रमा बलवान होकर बैठे हैं अपने भाव में या अपनी राशि में या अपने दिशा में। जब चंद्रमा बैठ जाएंगे यानी कि उत्तर दिशा में उनको सबसे ज़्यादा बल मिलता है, और चंद्रमा अगर उत्तर दिशा में बैठे हैं तो इसका अर्थ है कि वो बैठे हैं और मजबूत बैठे हैं। लग्न में केतु 0 अंश के, लग्न का मान 24 अंश। पंचम भाव में गुरु और शनि की बहुत बेहतरीन युति जो जातक को बड़ा लाभ देने वाली है, और वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान में स्वग्रही बुध व्यक्ति के सामरिक समझौता और सामान्यतया विषयों को समझने का ज्ञान, वक्त बे वक्त अपने आप को बदलने की जो प्रवृत्ति होती है वो बड़ी अच्छी है। लग्न पे राहु, मंगल, सूर्य और शुक्र, इन 4 ग्रहों का प्रभाव होगा। 5वें ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं। इस कारण से कई बार जातक राजसिक है, कई बार तामसिक है और कई बार सात्विक भी है। राजसिक होगा मंगल और सूर्य की दृष्टि के कारण, सात्विक होगा गुरु के कारण, और कभी कभी जो तामसिक प्रवृत्ति होगी वो शुक्र और राहु के कारण। हालांकि शुक्र राजसिक तत्व के ग्रह होते हैं तो वो रजस तत्व की प्रधानता, तमस तत्व वाले शनि ग्रह होते हैं। इसके बाद आप जब देख रहे हैं तो दृश्य क्षेत्र जो जन्म कुंडली का अष्टम, नवम, दशम, एकादश और 12वां, ये दृश्य क्षेत्र कहे गए हैं जन्म कुंडली के। इस कुंडली के लिए ये 5 भाव खाली हैं, मतलब नवम से अष्टम से लेकर के 12वें तक। इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह के रूप में जो ग्रह सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में विराजमान है वो आपकी कुंडली के शुक्रदेव हैं, जो इस मकर लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होते हैं। यहाँ एक अपने आप में एक बड़ी राजयोग वाली बात हो जाएगी कि जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह, जैसे मकर लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होते हैं शुक्र, क्योंकि वो लग्नेश के मित्र भी होते हैं और अच्छे भावों के स्वामी भी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, और खास करके लग्न के अधिपति भी उनके भाव में बैठ करके उनको भाग्यशाली बना दे रहे हैं। लग्न का अधिपति जहाँ बैठता है उस भाव को भाग्यशाली बना देता है। तो यहाँ पे लग्नेश के परम मित्र, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शुक्रदेव ही जन्म कुंडली के आत्मकारक ग्रह हो रहे हैं। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात यहीं पे है। अब इसका अर्थ होगा कि शुक्र और शनि की दशा जातक के जीवन को लाभ और भाग्य के उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली होगी। आप जरा ध्यान से देखें तो दशमांसा चक्र जो वृष राशि का बना है, यहाँ के पंचम भाव के स्वामी हैं। लग्न कुंडली के पंचमेश यहाँ के लग्नेश बनते हैं। लग्न में ही सुख भाव के स्वामी होकर के सूर्य लग्न में बैठे हैं, जो व्यक्ति के कारोबार को स्थिरता देने की पूरी कोशिश करते हैं। उस गुरु की दृष्टि जो है वो 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे चंद्रमा और शुक्र, जहाँ शुक्र भले नीच के हुए हैं पर सामान्यतया मैं उन्हें कमज़ोर फिर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि लग्नेश होकर के बैठे हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं है। व्यक्ति कम से कम बुद्धिमान तो पक्के तौर पे है, विवेकी तो पक्के तौर पे है। हाँ, थोड़ी बहुत गड़बड़ी मंगल के नीच होने के कारण हो रही है, उसका फलादेश मैं आगे करूँगा। पर यहाँ पे जो स्थिति बनी है ये बहुत अच्छी बनी है। स्वग्रही शनि, मंगल मित्र की राशि में, मंगल और गुरु का परिवर्तन, ये सब चीज़ें जो मैं अच्छाई के तौर पे बता रहा हूँ, ये कुंडली को बल और बलवान बनाने के साथ साथ श्रेष्ठ बनाने में काफ़ी मदद करेंगी और जातक के पॉजिटिव अपीयरेंस को देने वाली होंगी। एकादशवें भाव में दशमांसा चक्र में जो मंगल और राहु बैठे हैं, वो कभी कभी अपनी आवश्यकता की चीज़ों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर भी जाना पड़ता है, या उसे जो सुख मिलता है वो अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के ही मिलता है। अपने कई बार दक्षिणपंथी विचारों से प्रेरित होता है व्यक्ति, काफ़ी जो है वो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत होता है, और दक्षिण देशों की यात्रा करने वाला और पश्चिम देशों की यात्रा करने वाला बहुत धीरे 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 क्रोध में आता है व्यक्ति, और उसका क्रोध धीरे धीरे ही शांत होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे धनु लग्न, तुरंत क्रोध करे तुरंत शांत हो जाए, पर मकर लग्न
धीरे धीरे क्रोध करे और धीरे धीरे शांत हो। और व्यक्ति किसी को भी गलत और गंदी सलाह नहीं देता, हमेशा ही सटीक सलाह देता है। किसी के काम में हस्तक्षेप इनको बर्दाश्त नहीं, और न तो इनके ये स्वभाव में होता है कि ये किसी के काम में हस्तक्षेप करें और न इनके काम में कोई हस्तक्षेप करे। ये कभी किसी को गलत और गंदी सलाह नहीं देते, हमेशा अपने आप में मस्त रहने वाले, काम को लेकर के आगे बढ़ने वाले होते हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए सामान्यतया इस कुंडली के लिए मारक, अकारक और बाधक ग्रहों के भी ऊपर भी चर्चा करेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। बिजली आ गई है, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब यहाँ से कार्यक्रम शुरू होगा जहाँ से मैं आपकी कुंडली का परिचय आपके पंचांग से कराता हूँ। आइए अब इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म होता है जातक का श्रावण माह में, दक्षिणायन में। श्रावण माह में सूर्य दक्षिणायन होते हैं। इस अवस्था में शनि, मंगल, राहु, केतु इनका बल बढ़ जाता है। यह सामान्यतया इन ग्रहों के बलवान होने के कारण या इनके प्रभावों में वृद्धि होने के कारण कई बार जातक को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। जन्म होता है सोमवार को। वारिस कौन हुए? चंद्रमा। और वो कहाँ बैठे हैं? दिग्बली। जरा ध्यान से देखें तो मंगल कर्क राशि में जो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा मेष राशि में जो मंगल की राशि है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे मंगल और चंद्रमा आपस में एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे एक अच्छा परिवर्तन योग बनेगा जो जातक के लाभ को सुनिश्चित करेगा। और सामान्यतः केंद्र के मंगल जब संबंध बना लेते हों तो कई बार वो बहुत अच्छी रोशनी जातक के जीवन को देने वाले हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। और शुक्ल पक्ष में जन्मे लोग, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है और रात्रि को 22 बजे हुआ है, यानी कि रात को 10 बजे, यानी कि शुक्ल पक्ष है और रात का समय है। तो शुक्ल पक्ष में रात्रि के समय में चंद्रमा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का मन शीतल है, मन में कोई उधेड़ बुन नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो घोंच पोंच नहीं है, एकदम बिल्कुल सपाट है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट ये सब बहुत ज़्यादा भ्रम में डालने वाले नहीं हैं। मतलब व्यक्ति का मन स्थिर, शांत और बहुत ज़्यादा व्यवस्थित देख रहा हूँ, यहाँ मानसिक पीड़ा नहीं है। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह, हालांकि यहाँ पे मैं गलती बोल गया, कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के जो चंद्रमा होंगे वो शुभग्रह ही होंगे। हालांकि फिर भी मैं इसे चंद्रमा का जो समय है उसके आधार पर, रात्रि का जो समय है कृष्ण पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता है, अब ये बात उलट जाएगी, लेकिन फिर भी चंद्रमा दिग्बली हैं और शुभग्रह हैं तो जो शुभ प्रभाव मैंने बताए थे वो बना रहेगा। और भरणी नक्षत्र ये बहुत ही बेहतर है। ओम भगाय नमः। ऐसे नक्षत्र के लोगों को जो भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं उनमें एक बड़ी अच्छी बात ये देखने को मिल जाती है कि ये बहुत बैलेंस करने में माहिर होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, इनके सारे काम थोड़े जल्दी जल्दी से होते हैं और ये जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, चाहे बिजनेस के रूप में चाहे विवाह के रूप में, उस व्यक्ति का भी भाग्य आगे बढ़ जाता है। ऐसा तो ये भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहा जो बड़ा ही शुभ माना जाएगा। और नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं जो जन्म कुंडली में देखिए सप्तम स्थान में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं। और सामान्यतया बड़ी अच्छी बात है कि वो शुक्र अस्त नहीं हुए हैं जबकि सूर्य के साथ ही बैठे हैं। डिग्री में सूर्य जो हैं वो 8 अंश के हैं और शुक्रदेव जो हैं वो 20 अंश के हैं। यहाँ शुक्रदेव अस्त नहीं होंगे। इस खास अंश पे विराजमान होने के कारण इस कुंडली का योग कारक ग्रह और आत्म कारक ग्रह बलवान होकर बैठेगा और सामान्यतया एक अच्छी अवस्था को प्राप्त करने के कारण जातक के सांसारिक सुखों को देने वाला होगा। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति के कैपेसिटी को बढ़ाने वाला होने के साथ साथ अनुभवों की वृद्धि करने वाला भी होता है। कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि भरणी नक्षत्र शूल योग, ये थोड़ा गड़बड़ है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार लोगों से धोखे मिलते हैं। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण, ये राजसिक प्रभावों का जो है वो देखने को मिल रहा है। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो थोड़े बहुत तमस तत्व और रजस तत्व दोनों से मिला जुला है। इस वजह से हमें अपने भोजन पे और सर्दी वाले चीज़ों से
बचा करके रखने की आवश्यकता है। हालांकि मकर लग्न के जो लोग होते हैं उनमें अगर लग्न का प्रभाव कमज़ोर हो, जैसे कि 0 से 6 अंश का हो, लेकिन यहाँ पे लग्न का मान 24 अंश का है जो अवरोह अवस्था का है और बलवान होकर बैठा है, क्योंकि लग्नेश पे या लग्न पे गुरु का प्रभाव है और लग्न पे शुक्र का भी प्रभाव है, चंद्रमा भी बलवान है, दिग्बली हैं। इस वजह से व्यक्ति कम से कम निश्चित रूप से किसी भी लंबी बीमारी से ग्रसित नहीं होता और सामान्यतया उसके सारे काम वक्त पे बनते जाते हैं। और कई बार जो शूल योग होता है, मैंने बात बताई थी, उसमें कभी कभी व्यक्ति को परेशानी होती है जो जीवन भर उसको परेशान करती रहती है, जैसे प्रेम विवाह का टूटना, विवाह में मतभेद होना। इस वजह से ये बात याद रखने की आवश्यकता होगी। लग्न पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को कई तरीके का बनाएगा, जैसे कभी क्रोध है, कभी शांत है, कभी क्षमाशीलता है, कभी न्यायप्रियता है, कभी वैधानिकता है, कभी प्रैक्टिकलिज्म है, कभी आध्यात्मिकता है। ये सभी प्रकार के नेचर देखने को मिलेंगे। दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, गुरु के मंत्रों का जप, गुरु के प्रति श्रद्धा, माता पिता के प्रति श्रद्धा और विश्वास, ये सब जातक को विलक्षण और अद्वितीय बनाते हैं। ये आपकी कुंडली के पंचांग से मैंने आपका परिचय कराया है। अब आपकी कुंडली में मैं इस बात पे चर्चा करूंगा कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठ करके कैसा फल कर रहे हैं। अब यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य। नक्षत्रों के आधार पर जब आप कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको वो आपके व्यवहार, आपके धन, आपके जीवन के उस सबसे कमज़ोर और सबसे मजबूत पहलू को बहुत ही निकटता से समझाने की कोशिश करते हैं। जो ग्रह नक्षत्रों से समझे जाएंगे उनके फलादेश में बिल्कुल भी चूक नहीं होती है। इसका अर्थ होगा कि सूर्यदेव कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, नवांश कुंडली में कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। अगर पुष्य जो नक्षत्रों का राजा और सूर्य ग्रहों के राजा, इनका संयोग बन जाए तो सामान्यतया ये आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने नहीं देते हैं। पर बात ये बनती है कि मकर राशि जब लग्न में बनी हो तो सप्तम भाव में कर्क राशि बनेगी और वो भाव मारक हो जाएगा। और सामान्यतया चंद्रमा अगर दिग्बली नहीं होते तो सूर्य को और भी बल कमज़ोर मिल जाता। नक्षत्र का स्वामी अगर बलवान है तो उस नक्षत्र में बैठा ग्रह स्वतः बली हो जाता है और सामान्यतया ये सबसे अच्छी बातों में से एक हो जाती है। पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि यहाँ राहु भी उस भाव में बैठे हैं, मंगल भी उस भाव में बैठे हैं और सूर्य भी उस भाव में बैठ करके शुक्र भी बैठे हैं। वहाँ मंगलदेव 1 अंश के हैं और सूर्यदेव 8 अंश के, मंगल अस्त हैं। इसका अर्थ होगा कि सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो भाव और वो राशि उस कुंडली के लिए मारक राशि होती है या मारक भाव होता है। और सामान्यतया उस भाव में राहु और शनि के देखने के कारण और इस कुंडली के लिए मंगल जो मकर लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह बन जाते हैं। एकादशवें के स्वामी हैं, चतुर्थ के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, राहु के संग बैठे हैं और सामान्यतया कमज़ोर भी हो रहे हैं। इस कारण से इस कुंडली के लिए, क्योंकि सामान्यतया जरा विचार करिए, इस कुंडली के लिए मारक कौन बनेगा? प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए सप्तम, अष्टम, द्वितीय और तृतीय मारक होते हैं, जिसमें प्रधान मारक द्वितीय भाव होता है। सप्तम भाव में बैठे ग्रह मारक होते हैं, इन पे शनि की दृष्टि है। मकर लग्न की कुंडली के लिए अष्टमे से सूर्य होते हैं, ये मारक होंगे नहीं। सप्तमे से चंद्रमा होते हैं, ये मारक होते नहीं हैं। इस भाव में बैठे हैं राहु, मंगल, सूर्य, शुक्र। इसका अर्थ होगा कि ये ग्रह इस कुंडली के लिए मारने वाले ग्रह बन सकते हैं। सामान्यतया कब? जब शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु बैठे हैं और इस कुंडली का प्रधान पापी ग्रह ही मारक बनेगा, क्योंकि मंगल जो शनि के शत्रु होते हैं वही नीच के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा, राहु शनि से प्रभावित भी हैं, तो मतलब कि मंगल, राहु और शनि की दशा जब कभी भी एक्टिव होगी जातक की कुंडली को परेशान करेगी। और सामान्यतया सूर्य जो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं वो व्यक्ति को उस दशा काल को भी किस तरीके से काटा जाए, मतलब एकदम विषम परिस्थिति जब भी बन जाए फिर भी व्यक्ति थकने और हारने वाला नहीं होता और वो किसी भी तरीके से सकारात्मक विचारों को त्यागने वाला भी नहीं होता है। वो सदैव उस बात को पकड़ कर रखता है कि नहीं, मुझे जीतना है। वो कभी भी हार मानने वाला नहीं होता। तो सूर्य जो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं वो व्यक्ति को प्रतियोगी और जिम्मेदार बनाने के साथ साथ जुझारूपन की प्रवृत्ति दे रहे हैं। इसी लाइन में मैंने आप लोगों को मारक ग्रह भी समझा दिया है कि सप्तम भाव में शनि, राहु, मंगल, केतु और मंगल के साथ सूर्य और शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली को मारने का काम करेगा।
परंतु सूर्य वहाँ मारक नहीं होंगे, वो दबी जबान से आपको सहायक मारक की भूमिका में आएंगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, राहु से युत हैं, और जन्म कुंडली का एकादशवां भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी लग्नेश के शत्रु होकर के मंगल के साथ अष्टम में इसकी युति हो रही है। इस वजह से ये ग्रह आपकी कुंडली को कई बार संघर्ष या धन कमाने के लिए दूर जाना, व्यापार करने के लिए दूर जाना, और अपने घर से प्रेम होने के बावजूद वो व्यक्ति सफलता पाने के लिए दूर जाता है। चंद्रमा भरणी नक्षत्र के भाग्यशाली बनाएंगे। मंगलदेव पुनर्वसु नक्षत्र के एक अंश के कर्क राशि में नीच के, लेकिन नवांश कुंडली में भी वो नीच के ही हैं। यहाँ भी मंगल राहु के साथ बैठे हैं, यहाँ भी मंगल राहु के साथ बैठे हैं। और सामान्यतया अगर ये मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं तो इस भाव का अधिपति दिग्बली है। इस भाव का अधिपति देखिए अस्त हो रहा है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ रहे हैं। इस वजह से हमें शारीरिक सुखों से कई बार वंचित भी होना पड़ सकता है। इसका अर्थ होगा कि हमें बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। सामान्यतया 12वें भाव में जब मंगल और राहु का संबंध बनेगा तो कई बार वो आपको कमजोर भी करेगा। मैं नक्षत्रों की भी बात कर रहा हूँ साथ साथ में, पर मंगल यहाँ वर्गोत्तम हो जाने के कारण जन्म कुंडली का मारक ग्रह या जन्म कुंडली का दाहक ग्रह या जन्म कुंडली का प्लेनेटरी खराब पोजीशन वाला ग्रह, खराब ग्रह जब बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है तो कई बार वो अनियंत्रित होता हुआ परिणाम करता है। वो कई बार बहुत अच्छा या कई बार बहुत बुरा, ऐसा वो बीच में बैलेंस करने वाली स्थिति अब उसकी गायब हो जाती है। इस अवस्था के कारण कि मंगल आपकी कुंडली के प्रधान पापी और प्रधान मारक ग्रह बन रहे हैं, वर्गोत्तम होने के कारण एक मारक ग्रह का बहुत ज़्यादा बलवान हो जाना कुंडली को कमज़ोर और डिप्रेस करता है। तो मेरे हिसाब से हमें मंगल की दशा में अतिरिक्त सावधानी, जैसे चोट चपेट, बड़े भाई का नुकसान, बीपी, शुगर, आँखों की समस्या, दिनचर्या, पड़ोसियों के साथ संबंध, एक्सीडेंटल और कई बार पुलिस चौकी में आने जाने की स्थिति बन जाती है। इसका अर्थ होगा कि हमें मंगल की दशा जब तक चलेगी, जो कि 2030 के फरवरी से चालू होगी, हमें उस समय इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात करते हैं बुधदेव। आपकी कुंडली में 19 अंश के बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, नवांश कुंडली में वो नीच के हो गए। यहाँ वो अपनी राशि में थे तो व्यक्ति को ब्राह्मणों का पूजक बनाते थे और ब्राह्मणों को दान देने वाला बनाते थे, दुश्मन के घर में घुस करके वार करने वाला। जबकि यहाँ पे वो बुध कहाँ बैठे हैं? नीच राशि में, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा। इस कारण से हमारे संबंध ससुराल वालों से कमज़ोर ना हो, हमारी पत्नी का स्वास्थ्य कमज़ोर ना हो। हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से इसकी पुष्टि करेंगे और तब जा कर के हम विवाह में जाएंगे। इतना ही नहीं, शारीरिक संबंधों में कोई कमज़ोरी, विवाह को आगे बढ़ाने में कोई परेशानी न हो, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। बुध आर्द्रा नक्षत्र में बैठ कर के आपके दिमाग को बड़ा शार्प बना रहे हैं, परिस्थिति को समझने वाला और बहुत सारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, जुझारूपन की प्रवृत्ति से युक्त रखने वाला, तीव्र साहसिक, मनमोहक और परिस्थिति को समझने वाला इंसान बना देते हैं। उस बुध के ऊपर किसी भी पापक और शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। 6वें भाव में स्वग्रही हैं, नवांश में जा करके वो नीच के हो रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसे काम का दबाव बढ़ेगा जिसके कारण वो धर्म करने से कई बार चूक जाता है, या कई बार वो चाह करके भी धर्म यानी कि दान पुण्य, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त अगर बुध आर्द्रा नक्षत्र में 19 अंश के बैठे हैं, उन पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो कई बार व्यक्ति के वात, पित्त और कफ को अनियंत्रित होते हुए भी देखा जाता है, या कई बार व्यक्ति को जहां दिमाग लगाना चाहिए व्यापार में या जिस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें कई बार थोड़ी बहुत परेशानी भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि बुध वस्तुतः व्यापार के सूचक होते हैं। ये स्नायु मंडल के प्रतीक होते हैं, हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों तत्वों को प्रभावित करते हैं, और इनको ठीक करने का सबसे बेहतरीन और संतुलित उपाय होता है गणेश जी की खूब आराधना करना, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना। इसके साथ साथ अगर जितना हो सके तो अपने आप को आयुर्वेदिक दवाओं से मजबूत रखना और अपने आप को आयुर्वेदिक दवाओं का ही सेवन करने वाला बनाना। देवगुरु बृहस्पति की बात अगर मैं करता हूँ तो वृष राशि में बैठे हैं, पृथ्वी तत्व की राशि है वो, और ये कुंडली भी जो है वो मकर लग्न की कुंडली चर प्रकृति की राशि है, केंद्र में चर प्रकृति की राशि है, पर ये पृष्ठोदयी राशि है। और सामान्यतया एक ऐसी राशि जो बड़ी ही कई बार सिर्फ अपने काम पे फोकस करती है, वो किसी दूसरे से कोई लेना देना उनका नहीं होता। और यहाँ पे गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, जरा ध्यान से देखिए, लग्न के अधिपति के साथ बैठे हैं कौन? पराक्रम और 12वें भाव के स्वामी। तो एक अच्छे भाव का स्वामी अगर अच्छे भाव में बैठता है
तब तो चलो बात समझ में आती है। पर एक अच्छे भाव का स्वामी जब बुरे भाव के स्वामी के साथ, या त्रिक स्थान या दुह स्थान या ऋषभ भाव या नेष्ठ भावों के स्वामी के साथ जब पंचम भाव में बैठेगा, तो एक तरफ व्यक्ति को पढ़ने में मन लगाएगा, पर दूसरी तरफ वो परिस्थितियां भी ऐसी बन जाएंगी जिसके कारण व्यक्ति चाह करके भी पढ़ाई नहीं कर पाता, या कई बार वो व्यक्ति अपने पढ़ाई से ज़्यादा अपने अनुभवों से, अपने काम करने के अनुभवों से धन ज़्यादा कमाते हुए देखा जाता है। गुरु वहाँ रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, 10 अंश के बैठे हैं, नवांश कुंडली में वो धन का व्यय, धन कमाने के लिए दूसरे जगह जाना, पर कभी भी धन का गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करने वाला, वो व्यक्ति धन को सही जगह पे इस्तेमाल करता है और काफ़ी न्यायप्रिय भी होता है। यही तरीके से अगर बात कर देता हूँ तो आपको आपकी कुंडली के लिए गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो आपको काफ़ी एकदम बिल्कुल संतुलन बनाने में और धर्मशास्त्रों में रुचि रखने में, पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने में, मंत्र जप करने में, पूजा पाठ करने में, पूर्व काल में भी किसी को व्यक्ति ने सताया नहीं है, इस जन्म में भी वो किसी को नहीं सताने में भी ही विश्वास करता है। जीव हिंसा से व्यक्ति को घृणा होती है। अब बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्र आपकी कुंडली में 20 अंश के बैठे हैं, आश्लेषा नक्षत्र के। नवांश कुंडली में वो मकर राशि की तरफ यात्रा कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ वो कर्क में बैठे हैं, यहाँ वो शुक्रदेव मकर राशि में बैठे हैं, अपने से 7वें घर की राशि में गए। इस वजह से शुक्र की दशा इस कुंडली में चूंकि आत्मकारक भी है, और जरा ध्यान से देखें तो लग्न का मान 24 अंश का बना है। 24 अंश का लग्न अवरोह अवस्था का लग्न है, और ये धनिष्ठा नक्षत्र का लग्न बनेगा। मकर राशि, मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र 24 अंश, ये धनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण होगा, जिसके स्वामी देवता सूर्य होते हैं, लग्न के अधिपति शनिदेव होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति मंगल होते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, तो धनिष्ठा नक्षत्र मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी सूर्यदेव, और मकर लग्न के स्वामी शनिदेव। मंगल, शनि और सूर्य, ये तीनों में से सूर्य और मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं, तत्वतः भी और प्रकृति के मूल के आधार पर भी। लेकिन शनिदेव आलस्य देने वाले ग्रह होते हैं, थोड़ा उदासीन, थोड़ा आलसी, थोड़े सांवले रंगों का। शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो काफ़ी पतला दुबला होता है, शरीर का जो कमर जो होगी वो पतली होगी, पर शरीर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा वजनदार होता है। और ऐसी अवस्था में कि व्यक्ति हल्का उदासीन, हल्के आलस्य में सदैव वहीं रहने वाला होता है। तो कहने का अर्थ क्या है, पर फिर भी सूर्य और मंगल की दशा इस कुंडली के लिए सामान्यतः, मंगल की दशा भले अच्छी ना जाए, पर सूर्य की दशा इस कुंडली के लिए जातक के लाभ को देने वाली होगी। वहीं पे शनि की दशा भी जातक के भाग्य को वृद्धि में ले जाने वाली होगी, क्योंकि वो शनि गुरु के संग बैठे हैं। लग्न के अधिपति का पंचम भाव में बैठना व्यक्ति को कभी भी उसकी बुद्धि कलुषित या परेशान करने वाली नहीं होती, वो कभी भी गलत निर्णय करते हुए नहीं देखा जाता है। सामान्यतः अगर व्यक्ति कभी गलत निर्णय करेगा भी तो ये इस मंगल के कारण, पर जो संतुलन है, जो वो एग्जिस्टेंस जो जिसको कि वो लगातार बना करके रखने की आवश्यकता महसूस करता है कि नहीं मैं हूँ और मुझे इस पद को बना करके रखने की आवश्यकता है, जो स्थिरता है, जो गंभीरता है, जो एक उसकी क्रेडिबिलिटी के तरफ उसका जो ध्यान जाता है कि नहीं मेरी विश्वसनीयता समाज में कम नहीं होनी चाहिए, वो इसके शनि ही देते हैं। लग्न के अधिपति पंचम भाव पे बैठते हैं, तो मंगल नीच के हैं लेकिन अपने उच्च की राशि से देख रहे हैं लग्न को, इस वजह से वो लग्न की एक तरीके से सुरक्षा भी कर रहे हैं। तो ये आपकी कुंडली के देवगुरु बृहस्पति है, जो आपको सेंटिमेंटल और काफ़ी पर्यावरण के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से काम करने वाला बनाते हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र में, मैंने बात कही कर्क राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली में शुक्र पे ही हमारी चर्चा चल रही थी। तो शुक्रदेव आपको अपनी दशा काल में व्यापार, धन, दाम्पत्य, परिवार और इतना ही नहीं, कारोबार को कैसे संभालना है, थोड़े देर से ही सही पर शुक्र की दशा में भी जातक को लाभ मिल जाता है, और निश्चित रूप से इसमें जरा भी संदेह वाली बात नहीं है। जबकि शनिदेव आपकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, और वो सूर्य दशम स्थान के अधिपति के संग बैठे हैं, सप्तम स्थान में बैठे हैं, थोड़े से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं सूर्य। हालांकि वो मृत्यु को प्राप्त करते नहीं, पर ये मृत्यु का स्थान होता है। सामान्यतया ये अदृश्य क्षेत्र है, अदृश्य क्षेत्र के सूर्य जो होते हैं वो थोड़े कमज़ोर परिणाम करते हैं, या कई बार व्यक्ति को हेडेक ज़्यादा देते हैं। तो शनि बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य बैठे हैं शनि के नक्षत्र में। जरा ध्यान देखिए, तो सूर्य जो बैठे हैं वो पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जो शनि का नक्षत्र है, और शनि बैठे हैं कृतिका में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो ये परम शत्रु ग्रह परस्पर सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे के नक्षत्र के परिवर्तन के कारण जो इनमें मजबूती मिलेगी वो देखते बनेगी, और ऐसी अवस्था जातक को निश्चित रूप से समाज में और लोगों में और अपने गांव परिवार में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला बना देती है। बात करेंगे राहु और केतु की, तो आपके राहु सामान्यतया मारक बन रहे हैं। हमें राहु की दशा में निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का, अपने दाम्पत्य का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का
विशेष ख्याल रखना होगा। ये मैंने आपसे चर्चा की लग्न कुंडली के विभिन्न ग्रहों का विभिन्न नक्षत्रों में बैठने का फल। इसमें कौन सा ग्रह कैसा परिणाम कर रहा है, वो किस तरीके का प्रतिफल आपको दे करके जाएगा अपनी दशा में, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करेंगे लग्न, नवांश और दशमांश में बैठे ग्रह कैसा परिणाम करेंगे अपनी दशाओं में, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्य लग्न कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली में वो कन्या राशि में, जबकि दशमांशा चक्र में वो वृष राशि में बैठे हैं। इस आधार पर पेरियोडिकली अगर बता दूं तो अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में कैसा सूर्य का प्रभाव मिलेगा वो आप ये आसानी से समझ जाएंगे। तो अपनी दशा काल में चाहे किसी भी ग्रह की महादशा में हो, किसी भी ग्रह की अंतरदशा में हो, या खुद ये स्वयं अंतर में क्यों ना हो, ये आपको अपनी दशा काल में आपसे मेहनत करवाएंगे और ये आपको सकारात्मक बनाएंगे। वहीं चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं, बलवान हैं, नवांश चक्र में वो कन्या राशि में बैठे हैं सूर्य के साथ, जबकि दशमांशा चक्र में भी वो कन्या राशि में ही बैठे हैं शुक्र और केतु के साथ। इस आधार पर चंद्रमा आपको अपनी दशा काल में छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देने वाले ग्रह बनेंगे, जबकि वैवाहिक संबंधों में कमजोरी देंगे, लेकिन फिर भी वो वक्त आने पे वो चीज़ जो नेगेटिव थी आपके पक्ष में आ जाएगी और आप अंतिम में जीता हुआ महसूस करेंगे या जीतेंगे। मंगलदेव नीच राशि के हैं, नवांश में भी नीच राशि के वर्गोत्तम हो जाने से दशमांशा चक्र में वो राहु के साथ एकादशवें भाव में शुक्र और चंद्रमा से दृष्ट हैं और इस आधार पर मंगलदेव आपकी कुंडली के मजबूत बन रहे हैं, पर होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनका प्रतिफल आपके कारोबार, नौकरी और व्यापार के लिए थोड़े बहुत संघर्षों के साथ आपको फायदा दे देगा। बुधदेव आपकी कुंडली में मिथुन राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में वो मीन के नीच के नवांश में चले जा रहे हैं, जबकि दशमांशा में वो शत्रु के नवांश में जा रहे हैं। बुध की दशा इस कुंडली के लिए काफ़ी हद तक आरंभ में अच्छी जाए, बाद में चल करके पत्नी के स्वास्थ्य को परेशान करे और फिर बाद में चल करके कारोबार में भी मन को चिड़चिड़ा या बेचैन करने वाला बना देते हैं। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में, नवांश कुंडली में मेष राशि में, दशमांशा कुंडली में भी 12वें भाव में बैठ रहे हैं मेष राशि में। इस आधार पर आपकी कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति भवन, भूमि, वाहन, सांसारिक सुख, विद्या अर्जन, प्रेम, संतान, दाम्पत्य को आगे बढ़ाने और उसको आगे ले जाने में सहायता करेंगे। साथ ही साथ ऋण से मुक्ति में भी ये देवगुरु बृहस्पति सहायक होंगे। आपसे आपकी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाने वाले ग्रह के रूप में आपको उनका फल ऐसा मिलेगा। शुक्रदेव कर्क राशि में, नवांश में मकर राशि में, जबकि दशमांशा में कन्या राशि में बैठ रहे हैं। आपकी कुंडली में सबसे जो अच्छी दशा जाएगी वो आपकी कुंडली की शुक्र की ही दशा जाएगी। अंतरदशा में भी जब ये ग्रह आएंगे तो आपको लाभ, धन, पद, प्रतिष्ठा, दाम्पत्य, स्वास्थ्य लाभ और परिवार का लाभ, कुटुंब का लाभ, मामा मामी, मौसा मौसी, पड़ोसियों का सुख, ये सब आपको शुक्र देने वाले बन रहे हैं। जबकि शनिदेव लग्न कुंडली में वृष राशि में, नवांश कुंडली में कुंभ राशि में, दशमांशा चक्र में भी कुंभ राशि में ही बैठे हैं। इस आधार पर आपको शुक्र की शनि की दशा में स्थिर संपत्ति, नया घर, कई बार रेंटल प्रॉपर्टी से धन कमाना, व्यापार को नई दिशा देना और इतना ही नहीं, कारोबार में और व्यापार के साथ साथ नौकरी में अनुशासन और बहुत ही ज़्यादा कर्तव्य बोध कराने वाले ग्रह के रूप में परिभाषित करेंगे। ये ऐसे ग्रह आपको सकारात्मक परिणाम देने वाले बन रहे हैं। जबकि राहुदेव आपकी कुंडली में लग्न कुंडली में कर्क राशि में, ये अपनी मूल त्रिकोण राशि है। राहुदेव कर्क राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। इस आधार पर वो ग्रह आपको कई बार थोड़े बहुत कमज़ोर और थोड़े अच्छाई के साथ परिणाम करेंगे। हालांकि उनके प्रभाव में आरंभ में आपको थोड़ा अच्छा, पर बाद में चल करके कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। ये आपकी कुंडली के विभिन्न ग्रह हैं। अब मैं आपको आपकी कुंडली के लग्न, नवांशा और दशमांशा तो बता दिया, अब अष्टक वर्ग एक बार देख लेता हूँ। हमें अपने व्यक्तित्व को कंफ्यूज नहीं करना है और बहुत ही स्थिरता के साथ मजबूत और सही निर्णय लेना है। वक्त लगे पर निर्णय सही हो। हमारी बुद्धि अच्छी है, हमारी गंभीरता अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे जीवन का न्याय, धर्म और दर्शन भी अच्छा है। हमें बस उसको मेंटेन करना है और इतना ही नहीं, हमें ये भी पता है कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमें कैसे उसको पूरा करना है।
ये कुंडली पराक्रमी है, ये कुंडली संपत्ति भी अर्जित करेगी, ये कुंडली प्रेम भी प्राप्त कर लेगी। विवाह शादी में कुंडली मिलाकर के होना चाहिए। हालांकि आपकी कुंडली मंगलिक है, सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल बैठे हैं नीच राशि के। इसके बाद अगर देखते हैं तो इस कुंडली में नौकरी और व्यापार में से नौकरी ज़्यादा अच्छी है, व्यापार छोटे मोटे आप कर सकते हैं। सामान्यतया चंद्रमा के बाद मंगल की दशा में भी व्यापार हालांकि नहीं ही होगा, लेकिन फिर भी छोटे मोटे व्यापार अगर दिमाग में हैं, जैसे होटल वगैरह का काम हो जाए या कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग वगैरह का काम हो जाए तो भी आप कर सकते हैं। हार्डवेयर का काम भी इस कुंडली में बनता है। दिनचर्या को ठीक रखने की आवश्यकता, कंफ्यूज नहीं होना है। माता के स्वास्थ्य की चिंता सदैव आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। कंसंट्रेशन पे काम करना है, बेवजह की चिंता से अपने आप को बचाइए, नींद अच्छी लीजिए। भाग्य का बल बलवान बनाने के लिए गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ। सामाजिकता आपकी सही है और निश्चित रूप से आपके आने के बाद पिता का बल और प्रभाव बढ़ा है, कारोबार बढ़ा है। इतना ही नहीं, इस कुंडली को प्राप्त होते हुए भी मैं देख रहा हूँ पत्नी के आने के बाद सुख और माता मौसा मौसी मामा मामी इन सब का सुख भी आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है। ये कुंडली कभी भी ऋण में नहीं रहेगी, विदेशों से यश प्राप्त कर सकती है। अपने घर से प्रेम रखते हुए ये सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कुंडली है। और विभिन्न वर्ग चार्ट पे अगर ध्यान दे दूं तो आपकी कुंडली के आधार पर सांसारिक सुख और मानसिक सुख इस कुंडली की सबसे अच्छी बात बनी है। इसके साथ इमोशन इस कुंडली का बहुत बेहतरीन है, आयु बहुत अच्छी है, पॉजिटिविटी कारोबार को लेकर के जो आक्रामकता होती है, जो अनुशासन होता है वो बहुत अच्छा है। थोड़े मोड़े कभी कभी मतभेद राहु के कारण बनेंगे। ये कुंडली संततिवान होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, और संतति भाग्यशाली भी होगी। इस कुंडली का सुख बहुत अच्छा है, कैपेसिटी अच्छी है। हाँ, कभी कभी गणेश जी की पूजा अगर नहीं करेंगे तो भाग्य में संदेह हो सकता है। इस वजह से कृतज्ञता बनाए रखें, चाहे जहाँ कहीं भी हो, अपने देश और समाज के प्रति कृतज्ञ रहें। इस कुंडली के आधार पर भाई बहन का सुख भी बहुत अच्छा है। बड़े भाई जो होंगे वो थोड़े आक्रामक या क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। इसके साथ साथ परिवार का सुख आपकी कुंडली में ठीक ठाक सामान्यतः देख रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, चंद्रमा आपके अच्छे हैं, इस वजह से। शुभ अंक आपकी कुंडली के लिए 1 और 8 रहेगा। नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो भरणी है, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, कृतिका और हस्त, और इसके साथ साथ अश्वनी और उत्तराषाढ़ा किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार और सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए दिशा पश्चिम और उत्तर बहुत अच्छी रहेगी। विवाह करने के लिए मेष राशि मेष लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न, मकर राशि मकर लग्न और कुंभ राशि कुंभ लग्न की जातिकाएं श्रेष्ठ रहेंगी। विवाह की दिशा पश्चिम हो। घर जिसमें आप रह सकते हैं वो उत्तर दिशा के मकान में रह सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो आप गुरु, शनि और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन, जगह बदलना, नौकरी बदलना आपकी कुंडली के हिसाब से राहु, केतु और सूर्य की दशा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें। ग्रहों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो हमें सूर्य को बल देने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम नियमित रूप से जग करके अपने घर की सफाई करें, सूर्य को अर्घ दें, मांसाहार का त्याग करें। हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा, हमारे मंगल थोड़े कमज़ोर, इस वजह से हमें अपने वास्तु देवता की पूजा खुद से करनी है, मतलब घर की सफाई खुद से करनी है। कल कोई परसों पूछ रहा था कि वास्तु देवता कौन है, कैसे जाने। मैंने वास्तु देवता मतलब आप जिस घर में रह रहे हैं वही आपके वास्तु हैं, उनकी ही सेवा करनी है। और इस कुंडली में हमें जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बचकानी हरकतें और जल्दबाजी में निर्णय ये आपको नुकसान करेंगी। गंभीर बनने की आवश्यकता है। पेट का ख्याल रखें, कफ जनित बीमारियां ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपकी कुंडली में जीवन के सुख आपको आराम से मिल जाएंगे। न्यायप्रियता कम ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा आलस्य हावी ना हो, इस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। भोजन में शहद और हल्दी का सेवन करें। आयुर्वेदिक वस्तुओं का सेवन भी आपको करना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में राहु और केतु मृत प्राय बैठे हैं, इस आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि कई बार उनकी दशा आपको परेशान भी कर सकती है। राहु की दशा में लाजवर्त, गणेश जी की पूजा, गणपति अथर्व शीर्ष और गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करने के साथ साथ नित्य मंदिर का दर्शन, अमावस्या को दान और पितरों के निमित्त अमावस्या के दान के साथ साथ अगर बन पड़े तो किसी मंदिर का दर्शन नित्य प्रति होता रहे, जिससे ग्रहों से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। शास्त्रकार लिखते हैं किसी भी एक घर में बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं
तो ये कई बार दोष पैदा कर देते हैं और इस हिसाब से वो उस भाव के प्रभावों को कमज़ोर भी करते हैं। ये दिनचर्या का भाव है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं। ये माता के सुख का भाव है। बेसिकली यहाँ से आपके दाम्पत्य का विचार किया जाता है, यहाँ से साइड बिजनेस का भी विचार किया जाता है, यहाँ से स्वतंत्र व्यापार का भी विचार किया जाता है। इस वजह से हमें इन सभी विषयों पे बहुत सटीकता से, बहुत सावधानी से, सरलता से उसका इस्तेमाल करना होगा। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये कुंडली मकर लग्न की है, जो पूर्णतया अनुशासित है और निश्चित रूप से ये जो काम करना चाहे उसे वो कर सकती है। रंग आपके लिए सफ़ेद, ये रंग बहुत अच्छा रहेगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। चूहा हैं जो आपस में खूब लड़ रहे हैं, छोटे छोटे चूहिया। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।